नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी का इस स्पेशल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के तहत हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है इफेक्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन ग्रे कास्ट आयरन। तो इफेक्ट अलग अलग एलिमेंट का इफेक्ट ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है और उसका परिणाम क्या होता है, उससे किस तरह कास्ट आयरन को बनाने में हमें आसानी होगी, किस तरह से उसके फायदे होंगे, इसके ऊपर इस वीडियो को हम बनाने जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन आंसर सेशन के तहत इस वीडियो को हम बनाने जा रहे हैं, हिंदी में इस वीडियो को हम बनाने जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। Cast iron is made up of mainly five elements. Cast iron normally five elements से बनता है: कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, सल्फर और फास्फोरस। और इसके साथ ही में दो और एलिमेंट, अलॉय एलिमेंट इसमें ऐड करते हैं जो हमें उसके हार्डनेस को मेंटेन करने में, हार्डनेस को अचीव करने में, साथ ही में मैट्रिक्स को अचीव करने में मदद करते हैं। वो है क्रोमियम और कॉपर। मेरा अनुभव ये बताता है कि कई बार आपको Fg260 कॉपर और क्रोमियम की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम जो ऑला एलिमेंट्स, जो हमारे रेगुलर एलिमेंट्स है, कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, सल्फर और फास्फोरस, उसे सही तरीके से एडजस्ट करें। और साथ ही में जो हमारा चार्ज मिक्स है उसमें माइल्ड स्टील और पिगैन के परसेंटेज को अगर सही तरीके से हम रखें तो क्रोमियम और कॉपर के बिना अप टू 260 ग्रेड हम बना सकते हैं। 300 ग्रेड के लिए शायद हमें थोड़ा क्रोमियम और कॉपर की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इस दो एलिमेंट के सिवाय हम अब अप टू Fg260 ग्रेड अचीव कर सकते हैं अगर आप इसका सही तरीके से इसका कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन बनाते हैं। तो डेफिनेटली आप भी कोशिश कीजिए, आप ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे तो आप भी उसे अचीव कर सकते हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बाद में हम बनाएंगे जिसमें हम Fg300 ग्रेड या Fg260 ग्रेड को बिना अलॉय एलिमेंट के किस तरह बना जा सकता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करें। कुछ टर्म्स है जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे, वो है फेरिटिक स्टेबिलाईजर, यानी वो एलिमेंट जो फेरिटिक को स्टेबिलाईज करते हैं, फेरिटिक को प्रमोट करते हैं। वो एलिमेंट्स है कार्बन और सिलिकॉन, जिससे मेटल सॉफ्ट होता है, मेटल सॉफ्ट बनता है। वो एलिमेंट कार्बन और सिलिकॉन है मेनली। दो आर ग्राफाइट स्टेबिलाईजर एलिमेंट और फेराइट स्टेबिलाईजर एलिमेंट। दूसरा है परलाइट स्टेबिलाईजर एलिमेंट। वो बेसिकली प्रमोट्स परलाइट, परलाइट को प्रमोट करते हैं। उसमें कॉपर है, मैंगनीज है और एजियान में टिन इस्तेमाल होता है। कास्ट आयरन में टिन का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कॉपर और मैंगनीज वो परलाइट स्टेबिलाईजर्स है, परलाइट को प्रमोट करते हैं। मटेरियल को हार्डनेस और टफनेस देने का काम ये परलाइट स्टेबिलाईजर एलिमेंट करते हैं। तीसरा जो टर्म है वो है कार्बाइड स्टेबिलाईजर। तो कार्बाइड को प्रमोट करती है, कार्बाइड को स्टेबिलाईज करती है। कार्बाइड्स हमें नहीं चाहिए, वो हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो एलिमेंट्स है उसमें जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं कास्ट आयरन में वो क्रोमियम है। उसके सिवा टीन, मैग्नीशियम, टिटेनियम, वैनेडियम, टेरिलियम जैसे एलिमेंट भी होते हैं। लेकिन क्रोमियम जो मेनली हम कास्ट आयरन में इस्तेमाल करते हैं वो कार्बाइड स्टेबिलाईजर हो। इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि जितना कम इस्तेमाल हम क्रोमियम का करें उतना अच्छा है कास्ट आयरन में, ताकि कार्बाइड का जो प्रेसिपिटेशन है, कार्बाइड का जो प्रमोशन है वो कम हो जाए, स्टेबिलिटी बेहतर मिले और आपको बेहतर अच्छा साउंड कास्टिंग मिले, जिसकी हमें बेसिकली रिक्वायरमेंट है कास्ट आयरन में। शुरुआत करते हैं एलिमेंट के बाद बारे में बात करते हुए। पहला एलिमेंट है कार्बन, जो सॉफ्ट मेटल है, फेराइट स्टेबिलाईजर है। और जितना कार्बन ज्यादा रहेगा उतना आपका फ्री कार्बन बढ़ेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कार्बन का इस्तेमाल बहुत ही केयरफुली करें। कार्बन का जो रेंज है उससे केयरफुली मेंटेन करें। ज्यादा कार्बन रहेगा तो मेटल ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और उसमें आपको माइक्रोपोरेसिटी जैसे इश्यूज आने का भी अंदेशा रहता है। तो इसलिए कार्बन का इस्तेमाल बहुत ही केयरफुली करना बहुत जरूरी है। आपको ऑप्टिमाइज रखना कार्बन परसेंटेज को बहुत जरूरी है। नॉर्मली कास्ट आयरन में 3 to 4% के बीच में कार्बन रखा जाता है, लेकिन आपका कार्बन जैसे बढ़ेगा वैसा मेटल आपका सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसके ऊपर काफी ध्यान देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एलिमेंट है वो है सिलिकॉन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है मेरे ख्याल में कास्ट आयरन में।
ये भी फेराइट स्टेबिलाईजर का काम करता है। और जैसे सिलिकॉन बढ़ता है वैसे मेटल सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन इसका एक फायदा ये है कि ये आपके मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। सिलिकॉन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अलॉय है जो आपके मशीनेबिलिटी को कास्टिंग के इम्प्रूव करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल और इसके कॉम्बिनेशन में कार्बन का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही रेशियो अगर हम मेंटेन कर पाए तो मेटल सॉफ्ट भी हो जाएगा, हार्डनेस भी मिलेगा, और साथ ही में आपको अच्छी मशीनेबिलिटी भी मिलेगी। तो इसका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है दोनों एलिमेंट का, वो बहुत अहम भूमिका, अहम रोल प्ले करता है आपके चार्जविक्स में, आपके कॉम्पोजिशन में। और नॉर्मली सिलिकॉन कास्टाइन में 1.5% टू 2.5% रखा जाता है। इसमें से कुछ पार्ट आपके इनॉकुलेशन से भी बढ़ जाता है, तो इनॉकुलेशन करते समय या कॉम्पोजिशन का बाद कॉम्पोजिशन को रखते समय इनॉकुलेशन आप कितने करने वाले हो, उससे क्या सिलिकॉन बढ़ने वाला है, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सिलिकॉन का इस्तेमाल करते समय काफी ध्यान देना बहुत जरूरी है उसके ऊपर कि आप कुछ हद तक ये सिलिकॉन आपके इनॉकुलेशन से भी बढ़ने वाला है, तो वो ध्यान में रखते हुए आपको बाद का सिलिकॉन रखना है। जो तीसरा एलिमेंट है वो मैंगनीज है, जो परलाइट स्टेबिलाईजर है, जो परलाइट को स्टेबिलाईज करता है, जिससे कास्टिंग का हार्डनेस और टफनेस बढ़ता है। इसे नॉर्मली 0.5 से 0.8 के बीच में रखा जाता है। सल्फर ये 0.15 से कम होना चाहिए। और नॉर्मली ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कास्ट आयरन का एलिमेंट है कास्ट आयरन का, क्योंकि सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दो चीजों में। एक तो आपका परसेंटेज ऑफ मैंगनीज को डिफाइन करने में, और दूसरा आपके इनॉकुलेशन के इफेक्ट को इम्प्रूव करने, इनॉकुलेशन के इफेक्ट को ज्यादा बेहतर बनाने में सल्फर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है। अगर आपका सल्फर 0.04 से ज्यादा है तो ही आपका इनॉकुलेशन इफेक्टिव होगा, वरना आपका इनॉकुलेशन इफेक्टिव नहीं होगा। तो नॉर्मली आई सजेस्ट कि 0.08 से लेके 0.12 तक आप सल्फर को रखिए। एक और चीज है, सल्फर पार्ट ऑफ ए सल्फर रिएक्ट्स विथ मैंगनीज, एक हिस्सा है सल्फर का, वो मैंगनीज के साथ रिएक्ट होता है, और उसके वजह से आपको परलाइट अच्छा मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला है, परसेंटेज मैंगनीज इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज सल्फर प्लस 0.35। तो अगर आपका सल्फर अगर 0.08 है तो आपका मैंगनीज नॉर्मली 0.06 के करीब होना चाहिए, तभी आपका इनॉकुलेशन इफेक्ट सही होगा, तभी आपका परलाइट भी अच्छा मिलेगा, साथ ही में इनॉक्सिन इफेक्ट भी सही होगा। तो मैंगनीज को आपको सही तरीके से उसे मेंटेन करना होगा, सल्फर को मेंटेन करना होगा, ताकि आपके कास्टैंड के जो प्रॉपर्टीज है, आपके जो मस्टेबिलिटी है और जो परलाइट रिक्वायरमेंट है, उसे आप सही तरीके से अचीव कर पाए। जो पांचवा और आखिरी एलिमेंट है वो है फॉस्फोरस। इसे नॉर्मली 0.1 तक रखना अनिवार्य है, 0.1 तक आप रख सकते हैं। कई लोग 0.12 तक भी या 1.5 तक भी रखते हैं, लेकिन नॉर्मली इसे 0.1 तक रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जितना फॉस्फोरस बढ़ेगा उतने फॉस्फाइट आने के चांसेस रहते हैं। खासकर ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर ये फॉस्फाइट रहते हैं, और ये फॉस्फाइट बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं, आपके स्टेबिलिटी को खराब करते हैं और साथ ही में श्रिंकेज टेंडेंसी को बढ़ाते हैं। तो ये इसलिए फास्फोरस को जितना आप कंट्रोल कर पाए उतना अच्छा है। हालांकि फास्फोरस के कुछ अच्छे पॉजिटिव चीजें भी, जैसे कि वो फ्लूइडिटी को बढ़ाता है, मेटल के फ्लूइडिटी को इम्प्रूव करता है, आपके कास्टिंग में टफनेस को बढ़ाता है कुछ हद तक। तो इसके लिए कुछ लोग पुराने जमाने में फास्फोरस को ज्यादा रखते थे, लेकिन जैसे कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स आए हैं, जिससे से हम ऑटोमोबाइल पार्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें कास्टिंग में लीकेजेस नहीं चलती है। तो ये जो फॉस्फाइट है या फॉस्फाइट जो बाउंड्री गेट बाउंड्री के ऊपर बन जाता है, वो कुछ हद तक लीकेजेस को प्रमोट करता है, जो हमारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स में नहीं चलती है। तो इसलिए आज के तारीख में या आज के जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हम बनाते हैं उसमें फास्फोरस का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना है। उसे कम से कम रखना है, 0.08 या 0.1% मैक्स तक रखेंगे तो डेफिनेटली उसका थोड़ा फायदा हमें फ्लूइडिटी इंप्रूव करने में और टफनेस इंप्रूव करने में तो होगा, लेकिन साथ ही में हम लीकेज टेस्ट में भी पास हो जाएंगे, लीकेज को अवॉइड कर पाएंगे।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दो एलिमेंट हमने पहले बात की थी, ये पांच एलिमेंट के साथ में वो अलॉय एलिमेंट्स है, उसमें कॉपर है। तो कॉपर बेसिकली मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, परलाइट स्टेबलाइजर है। और इससे फाइट परलाइट आपको मिल जाता है, तो इससे चिलिंग टेंडेंसी भी कम हो जाती है। और बेसिकली आपको हार्डनेस अच्छा मिलता है। और मस्टेबिलिटी इंप्रूव करने में काफी उसका महत्व या रोल अदा होता है कॉपर का। नॉर्मली 0.3 से अंदर का जो कॉपर है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये मैं इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपको FG260 बनाना है और अगर 0.15 तक कॉपर आप रखना चाहते हैं, तो कॉपर तो आपका जाएगा, लेकिन उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना आप उम्मीद करते हैं। तो बेहतर यही होगा कि बिना कॉपर के आप कार्बन सिलिकॉन मैंगनीज को प्रॉपरली अलाइन करके, आपके चार्जेस को ठीक करके, उस इनोकुलेशन परसेंटेज को मैच करके, अगर आप अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे आपको डिजायर प्रॉपर्टीज मिलेंगे, हार्डनेस मिलेगा, तो ये कॉपर आप अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि FG300 गेट के लिए आपको जरूरी 0.4 0.5 के करीब कॉपर रखना पड़ेगा। तो वहां पर आपको चॉइस बहुत कम रहेगा, लेकिन FG260 के लिए आप कॉपर को अवॉइड कर सकते हैं। Chromium. It is kept in the range of 0.15 to 0.4% in grey cast iron. ये कार्बाइड स्टेबिलाईजर, जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्बाइड स्टेबिलाईजर है क्रोमियम। वो क्रोमियम कार्बाइड बनाता, फॉर्माइट करता है मेटल के अंदर। और बेसिकली इसका इस्तेमाल बहुत केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि उससे जो भी कार्बाइड तैयार होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो हीट ट्रीटमेंट से भी निकालना, उससे हीट ट्रीटमेंट में भी डिजोल्व करना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है लगभग। तो इसलिए क्रोमियम का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना है, बहुत कम करना है। और जितना आप उसका इस्तेमाल कम करेंगे, उतना आपका कास्टिंग का जो मैट्रिक्स है बेहतर बनेगा, कार्बाइड भी बनेगा, स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप क्रोमियम का इस्तेमाल जितना कम कर सके उतना कम करें। और यही सब कुछ लेके आज हम आपके सामने आए थे। यही कास्टान के एलिमेंट्स है, कार्बन सिलिकॉन मैंगनीज सल्फर फास्फोरस, और साथ ही में दो एडिशनल अलॉय एलिमेंट जिसके बारे में हमने बात की, कॉपर और क्रोमियम। तो इसका सही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप करेंगे, इसका चार्जेस के साथ सही जुड़ाव रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, अच्छा मैट्रिक्स मिलेगा, और साथ ही में आप सही तरीके से एक बेहतर कास्ट आयरन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।